अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तीन इतला ये है कि हुकूमत का इरादा है कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए और जो पीका लॉ है उसको फर्दर अमेंड करते हुए सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ वो लोग जो सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट करें जिसको रियासत का या हुकूमत का ये ख्याल हो कि वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हैं या वो फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आते हैं। आम तौर पर ऐसे कवानीन जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, लेकिन एक दायरा कार के अंदर जिनका गलत इस्तेमाल ना हो सके, जो बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ हैं, जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, उसको मुतासर ना करें। आम तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे कवानीन जो हैं वो आज़ाद आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ती है। ये सवाल उठाना पड़ता है कि जब आप कहते हैं कि 5 साल की सज़ा देंगे या 10 लाख का जुर्माना होगा, तो आप कितना ट्रांसपेरेंटली इस प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। अगर तो सिर्फ़ उसी शख्स को ढूंढना मकसूद हो जिसने फ़ेक न्यूज़ फैलाकर पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे पाकिस्तान की कौमी पोजीशन जो है वो इंटरनेशनली कंप्रोमाइज़ होती हो, तो फिर तो आपको मूव करना चाहिए। लेकिन आम तौर पर अपने सियासी मुखालफिन को दबाना हो या आपकी मीडिया के साथ किसी से बनती ना हो या मीडिया पे आप चाहते हो कि कोई मखसूस खबर ना आए, तो उसमें ऐसे कवानीन का सहारा लिया जाता है और बंदे उठाकर कभी FIA ले जाती है, कभी वो मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। तो मैं ऐसे कवानीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे अपने ज़ाती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो कानून अमेंड किया जा रहा है इसमें VPN का इस्तेमाल भी उसी के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान में पिछले 8 माह के अंदर जो भी पाकिस्तान का मिनिस्टर है या जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल फंक्शनरीज़ ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सब ट्विटर पे पाबंदी के बावजूद VPN खोलकर तो अपनी ट्वीट कर रहे होते हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या आइंदा जब वो VPN खोलकर अपनी ट्वीट डालेंगे तो क्या उस प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया जाएगा? ये कुछ चीज़ें आपके सामने रहनी चाहिए, फिर आपको ऐसी कानून साज़ी करनी चाहिए। तो कानून साज़ी ऐसी मत करें जो लोगों को सांस लेने की एक आज़ादी दस्तयाब है उसको हम सलब करने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर एक बहस होनी चाहिए, ओपन फ्री बिल्कुल माहौल के अंदर, पार्लिमान भी करे, सिविल सोसाइटी भी करे, मीडिया के अंदर भी बात हो, उसके बाद आप कानून साज़ी की तरफ जाएँ। ये ना हो कि अचानक हम उठें तो पता चले कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। वैसा तरीकाकार अपनाया गया तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा। गुरेज़ करना चाहिए, मैं एहतियात के ऊपर कहता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। लोगों को बात कर लेने से उनका गुस्सा निकल जाता है, लेकिन आप उनको दबाते जाएँ, बोलने का मौका ना दें तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। दूसरा बड़ा इशू वो 26 नवंबर के वाक़यात के बाद अभी भी तनाव वाली कैफ़ियत बाकी है। ये कहना कि कुछ नहीं हुआ था ये बड़ा मुश्किल है, और ये कहना कि वो सब कुछ हो गया था जो PTI ने इमीडिएटली क्लेम करना शुरू कर दिया वो भी मुमकिन नहीं। तो एक ऐसी सूरत निकालनी पड़ेगी कि आज़ादाना तहकीकात हो सकें। PTI के जो अभी तक के दावे हमारे सामने आए हैं वो तो 10-20 से शुरू होकर 200-250 तक चले गए थे, और हुकूमत का जवाब यह है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। हुआ है लेकिन उसकी तहकीकात कैसे होंगी आज के प्रोग्राम में फ़ोकस करेंगे। आम तौर पर मॉब को कंट्रोल करने के रियासती सतह पर असूल व ज़वाबित होते हैं और उसको वायलेट नहीं किया जाता। बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल होगी, नहीं तो गुरेज़ किया जाता है। मॉब मैनेजमेंट के कुछ असूल हैं और फ़ौज कभी भी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पे भी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पुलिस और रेंजर्स थे। फ़ौज को मखसूस जो रियासत के सिंबल हैं, पार्लिमान की बिल्डिंग है या दूसरी ऐसी इमारत हैं, उसकी हिफाजत के ऊपर तैनात किया जाता है। तो प्रोग्राम में जो आज हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक है, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है, और इसके अलावा शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सबको खुशामदीद कहता हूँ। फैसल वाडा साहब, 26 को क्या हुआ आपकी ज़ुबानी? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो 26 को हुआ वो बड़ा ही भयानक काम हुआ और बहुत ख़तरनाक काम हुआ और बहुत गंदा काम हुआ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हुआ, और उससे PTI को नुकसान हुआ और इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किलात सियासी तौर पे हो गई। सो धरना तो किसी तौर पे या जो भी प्रोटेस्ट था D चौक के ऊपर, जब वो इलीगल डिफ़ाइन हो चुका है और कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ साथ वो इलीगल एक्टिविटी थी। हैविंग सेड दैट, उसमें जो बीबी का रोल रहा, जो गंडापुर का कॉम्प्रोमाइज़ रोल रहा, जो इन्होंने बड़े बड़े बाल और दाढ़ी और अंगूठियाँ पहन के जो इश्तियाल दिलाया ड्राइंग रूमों में बैठ के, मतलब इंसान का जिस्म बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। चूहे का दिल रख के आप उसे तबला बजा सकते हैं, और ख़ुद सामने नहीं आए और सारी लीडरशिप गायब रही। और फिर D चौक का भी ड्रामा आपने देखा कि D चौक पे बेगम साहिबा भी फ़रार हो गई और गंडापुर भी फ़रार हो गए, और उन्हीं के अपने कारकुनों ने उनका फेंटा भी लगाया। और फिर हमने कहानी सुनी कि बीबी ने कहा कि वो उनको ज़दोकोप कर दिया, उसको भी मैंने ब्रेक किया। और उसका फिर अगले दिन आप लोगों ने CCTV फुटेज चलाई कि बीबी गाड़ी में टहलते हुए बैठ रही हैं गंडापुर की। फिर उसके बाद बयान आया कि टायर फ्लैट हो गया था, फिर वो झूठ पकड़ा गया बीबी का। फिर बेगम साहिबा ने कहा कि जी केमिकल फेंक दिया, उनके तर्जुमान ने कहा वो फारिग हो गई, वो झूठ पकड़ा गया। फिर वो नमूदार हो गई एक
मीटिंग के अंदर ज़दाफ़ो होने के बाद, और उसके बाद इमरान खान साहब को सियासी दलदल और तबाही के जहराने पे पहुँचा दिया। कैसे? ये सब कुछ करके मुश्किलात, तकलीफें और रिलीफ तो उनको नहीं मिल रहा ना, तो वो गुजर रहे हैं। मुश्किलें बड़ी इमरान की, बहुत ज़्यादा बढ़ क्या गई। हुआ इमरान ठीक को? है, अभी तो शुरू में आपने देखा है कि सख्ती अब के मुलाकातें नहीं हो रही थी, और उसके बाद जो ये आगे रिएक्शन था धरने के बाद का, फॉलो था? देखिए ये तो अंडरस्टूड सी चीज़ है ना। अब आपने कल एक मुस्बत इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी, आज के वो आप पार्लियामेंट में जाएं और सड़कों से निकल के वहाँ बात करें, अच्छा लेकिन पॉजिटिव, धरने को तो उन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है। जो हमने तो गौहर साहब की बात सुनी, मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से एक अच्छा था। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ट्विटर के ऊपर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से फिर गलाजत और वेनम एस्टैब्लिशमेंट के बाद किया, क्यों? ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? सूरी कह रहा है वो पागल हो गए हैं, बेगम साहिबा जो उनको फंसा रही हैं, या गंडापुर अपनी कॉम्प्रोमाइज सियासत कर रहे हैं, ये ट्विटर अकाउंट से एक लेकिन आप बुग्ज और बुशरा वेनम आ बीबी रहा है। को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? मैं ये नहीं समझ सका। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो इमरान को फंसा रही है? अच्छा चले, मैं अगर उनका राइट नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें अपने हस्बैंड की रिहाई के लिए? मलिक साहब, मैं इसको थोड़ा सा मलिक साहब, मैं आपको थोड़ा सा, नदीम साहब, क्लियर करता चलूँ। 25 साल से एक आदमी, पहले मैं शुरू करता हूँ कि जमायमा साहिबा के साथ जब उनकी तलाक हुई तो वो कानूनी तौर पे बरतानिया कानून के तहत अरबों डॉलर के आधी जायदाद के उनके मालिक थे, उन्होंने नहीं ली। तो इसका मतलब एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 10 करोड़ रुपये नहीं लिए तो 10 लाख की चोरी नहीं करेगा, ये दिमाग यही कहता है। हमने भी उसको यही देखा था। फिर 2018 के बाद तोशाखाना हो गया, घड़ी हो गई, गोगी गैंग हो गया, ये सब चीज़ें बीबी की और उनके बच्चों को बेनिफिट्स मिले, इसके हमें नहीं मिले, न बच्चों को मिले, ना इमरान खान की बहनों को मिले। मैं गलत हो सकता हूँ, इमरान खान की बहनें तो गलत नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इस खातून के आने के बाद जलाओ घिराओ और जो इंफॉर्मेशन मिलती थी फैज़ को एज इंटेलिजेंस चीफ, वो रात को शाम को उनको दे देते थे, वो बकरे के सींग पकड़ के रात को खान साहब को बता देती थी, कभी पैदल चल रही है, उल्टी चल रही है, कभी। आप कह रहे हैं कि जनरल फैज़ वो बात उनको बताते थे और वो इमरान को बताते इमरान खान को इस तरह बताती है कि वो ख्वाब आ गया, और अल्लाह भी माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आखिरी नबी, उनके लिए उनके ख्वाब बताए जाते थे। इसका तो मैं यानी शाहिद हूँ। मौलाना बहुत सारे जो रेप्यूटेड है मौलवी है पाकिस्तान के, बैक और क़यामत पड़ जाएगी, वो आके पैगाम देते थे। मैं खान साहब को पीएम हाउस के कमरे में कहता था, सर ना करें ये काम, ये मरवा देंगे हमें। हैं। अगर जनरल फैज़ ये पैगाम भिजवाते थे तो फिर तो इमरान को छोड़ देना चाहिए, फिर तो कसूरवार कोई और है। नहीं तो देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गोली तो 190 मिलियन पाउंड के ऊपर साइन तो इमरान खान साहब ने किया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी ऐसा नहीं था। इस आदमी को उस जगह तक वो बड़ी जिम्मा नहीं होती क्योंकि बंदूक से चला दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब खुदा ना खास्ता उसकी लाश पे सियासत करने की तैयारी हो रही है, सूरी उसको पागल बना रहा है। ये बड़ी खतरनाक बयान आप दे रहे हैं। नहीं सर, मैं तो खुला बता रहा हूँ। देखिए सर, जिंदा हयात शख्स है, अल्लाह उसे कायम दायम रखे। आमीन सर, दम, दरूद और बारूद, ये हनी ट्रैप या खवातीन वाला, मैं कोई जेंडर की बात नहीं कर रहा। क्लिंटन था, एक खातून के चक्कर में पिछड़े पहुंच गया, सुपर पावर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड वो स्टेट्स। खातून उसकी बीवी नहीं थी। नहीं सर, मेरी बात सुने, शाहनवाज भुट्टो साहब, और ऐसी बहुत सारी हमारे पास हिस्ट्री के अंदर है जिधर नस्लें तबाह हो गई। आपको पता है, बादशाह चली गई, सड़क पे आ गए लोग। देखिए सर, मेरी बात सुने, कैद अगर मैं आपके यहाँ बैठा हो, आप मुझे कॉफ़ी पी रहे, मेरी बीवी चलती भी है, मिसाल दे रहा हूँ, वो कहते तुम ये कॉफ़ी नहीं भी, ये कॉफ़ी पी, तो आप नहीं उसको रोक सकते। और मैं कहता हूँ नहीं नदीम अली साहब मैं पी रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी फिर उस औरत की और रियासत की है, सियासत की ये है कि वो उसको संभाले, वो सब इकदाम करे जिससे उनकी ज़िंदगी को जितने खतरात हैं वो उससे महफूज रहे। जिंदगी को क्यों खतरात हैं? नदीम अली साहब, फिर आप इनको पूरा टाइम दीजिएगा। दूसरा सर ये कि जो एक तासुर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस तरीके इंसाफ है, द एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ है, द एस्टैब्लिशमेंट किसी के खिलाफ है, हुकूमत वक्त वर्सेस पीटीआई है। 245 के तहत वो आइन और कानून के ताबे फौज को बुलाते हैं, वो आती है और लास्ट ईयर ऑफ द स्टेज पे खड़ी होती है। ये तासुर देना बहुत गलत है। फिर ये जो पठान एलिमेंट जाग पंजाबी जाग वाला जो नून लीग काम करी, ये बहुत डेंजरस काम है। पठान ना पाकिस्तान से हटके, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी, ना महाजर, ये सब पाकिस्तानी है। और ये जाग पंजाबी जाग वाला खेल इस नॉनसेंस के, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जो काम हो रहा है। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सर, जो आपको इनको मुझे समझने की जरूरत है, आज आर्मी चीफ का बयान है बलूचिस्तान के अंदर कि फौज अपनी आवाम और अपने मुल्क के साथ खड़ी है, ना वो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा है, ना वो किसी के मुखालिफ है, ना किसी के साथ है। ये स्टेटमेंट सर आपको बहुत हाईलाइटेड वे में समझने और सोचने की जरूरत है। जो भी तासुर दे रहा है, चाहे वो ये हो या हमने दिया हो, उनको फिर अंजाम भी बताओ। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, दो बातें आपसे पूछनी है। एक तो पहले 26 को क्या हुआ, और दूसरा मैं बाद में इस सवाल की तरफ आता हूँ। ये पूरा इनका गुफ्तगू का फोकस एक ही बात पे था कि इमरान को बहुत ख़तरा है। पहले लेकिन 26 को क्या हुआ? देखिए 26 को
जो प्रोटेस्ट उन्होंने अनाउंस किया उससे पहले बहुत सी स्टेटमेंट्स वज़ीर आला ने दी थी, जिनमें से कुछ स्टेटमेंट्स ये थी कि हम दारुल खिलाफा पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दी कि हम किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि हम जेल तोड़ के कैदी को लेकर चले जाएंगे। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स को आप सियासी जानते हैं, लेकिन जब आप पस मंज़र देखें 9 मई का और आप देखें एक ऐसी पार्टी स्टेटमेंट्स दे रही है जो पहले इमरान खान साहब ने जिस दिन बनी गाला से निकले थे उस दिन आपको याद है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये अंदिया दिया था कि अगर मुझे पकड़ लिया गया तो क्या होगा मुल्क में। तो जब एक ऐसी पार्टी जो इससे पहले जला चुकी हो कोर कमांडर का घर, अस्करी टावर्स को आग लगा चुकी हो, कले पे हमला करके असला फ़ौज का छीनने की कोशिश कर चुकी हो, बेस के ऊपर सरगोदा की जहाज़ों को आग लगा चुकी हो, बाहर लगे हुए जहाज़ों को आग लगा चुकी हो, अंदर जाने की कोशिश कर चुकी हो, और उससे भी पहले आप अगर माजी में चले जाएं तो क्रेनें लगा के पार्लिमान की दीवारें तोड़ चुकी हो, पीटीवी पे कब्ज़ा करके जैसे कोई गैर मुल्की ताकत होती है विक्ट्री के निशान। आपको पता है जब कब्ज़ा होता है किसी मुल्क पे तो आप सबसे पहले जो अबलाग के ज़राया होते हैं, रेडियो, टीवी, उन पे कब्ज़ा करके आप विक्ट्री के निशान बनाते हैं, वो बना चुकी हो। सेक्रेटेरिएट को बंद कर चुकी हो। पुलिस अफसरान को पहले राउंड के अंदर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी हो और दूसरे राउंड में तो कत्ल भी हुए, शहीद हुए हैं अभी पुलिस वाले। तो जब वो पार्टी ऐसा थ्रेट दे तो वफाकी हुकूमत पे ये मुकर्रर हो जाता है कि वो रेड जोन, यानी जिस तरह अमेरिका में कैपिटल हिल है जिस पे जब लोगों ने हमला किया तो लोगों को 28-28 साल सज़ा हुई, जो लोग वहाँ नहीं मौजूद थे उनको भी 28-28 साल सज़ा हुई। तो जब कोई आपको कहता है कि मैं कब्ज़ा करने आ रहा हूँ आपके कैपिटल हिल पे या आपकी रेड जोन में आ रहा हूँ और उसका पीछे से तारीख़ी हवालों में भी ये सब चीज़ें साबित होती हूँ, तो एक चीज़ मुकर्रर हो जाती है उस वक्त की हुकूमत पे कि वो उनको रोके। उनको रोकने की कोशिश की गई, हत्तुल इम्कान कोशिश ये की गई कि वायलेंस मिनिमाइज़ किया जाए, यानी स्टेट की रिट होती है रोकने के ऊपर। ये तो बैकग्राउंड होगी, लेकिन 26 की रात को क्या हुआ? जब पीटीआई का दावा है कि आप लोगों ने गोली चलाई और जिससे उनके लोग जो थे जख्मी भी हुए और उनकी जान भी गई। जी, मैं तो आपके सामने 2-3 चीज़ें रखूँगा। एक तो ये है कि आपने वो विजुअल्स देखे हैं जिसमें वो गन्स उठाई हुई हैं, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और फायरिंग हो रही है। आपने वो भी देखे क्लिप्स जिनमें जो ये क्या होते हैं आंसू गैस की जो बंदूकें हैं वो उनके पास हैं और वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने वो तकारीर भी सुनी है रास्ते में जो की गई हैं जिसमें गिरेबान चाक और गले में वो डाले हुए स्कार्फ या पटका वो ललकारा जा रहा है। उस सब के बाद उनको रोकना तो फ़र्ज़ था। अगर वो आते हैं और पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं तो जवाब में रिटेलिएशन तो करनी होगी। मिनिमाइज़ फोर्स करने की कोशिश की गई। मैंने बहुत से काउंट्स देखे हैं, 2-4 दिन से कैजुअल्टीज़ हैं वो रिटेलिएशन में। जी रिटेलिएशन में। जी आपके पास उसका पूरा अकाउंट है हुआ? जी मेरे ख्याल में ये वैसे तो आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री इसका पूरा अकाउंट देगी क्योंकि आपके सामने रेंजर्स के लोग 4 शहीद हुए, पुलिस वाले 1-2 शहीद हुए। तो जो फायरिंग हो रही थी जिसके शेल्स भी मिले हैं, दीवारों में लगी गोलियां भी नज़र आई हैं, तो उसके जवाब में जब आप पुलिस, अगर आप अमेरिका में हों और आप इशारतन भी किसी के ऊपर ऐसा लगे कि पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तानने लगे हैं तो अमेरिका में क्या होता है? यानी जब आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर हमला करते हैं किसी आतिशी असले से तो आपको शूट कर दिया जाता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे तो हत्तुल इम्कान कोशिश की, 4-6 लोग शहीद हुए, उसके बाद उनको रिपेल करने के लिए कोशिश की गई। उसमें ज़रूर नुकसान हुआ होगा, मेरे पास उसका पूरा नहीं है ऑडिट, लेकिन ये जितना भी नुकसान हुआ वो उनको रिपेल करने की या रोकने की या काबिज़ ना होने की कोशिश में किया गया है। रियासत के पास दूसरा चारा क्या होता है? एक और चारा ये होता है कि आप कैपिचुलेट कर जाएं, आप आ जाएं। जिस तरह 9 मई हुआ था, 9 मई में आपके बहुत से प्रोग्राम ऐसे हुए जिसमें हमें ये कहा गया कि भाई वो गुलबर्ग से चले और कंटोनमेंट तक गए तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं रास्ते में रोका? ये आर्ग्यूमेंट था ना जी पूरा, ये पूरी तरह से फ्रेम हुआ आर्ग्यूमेंट। अब
आपके सामने सिचुएशन ये आ गई कि अगर आप नहीं रोकते और वो आग लगा देते हैं कोर कमांडर के घर को, जो आपका घर हो सकता है इस्लामाबाद में, मेरा हो सकता है, मेरे भाई का हो सकता है, अगर वो ऐसा करते हैं और लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाता है, तो आप फिर प्रोग्राम करेंगे कि देखिए आपने कैसी आप वफाकी हुकूमत है। और अगर आप रिपेल करते हैं और उस रिपेल करने में कोई नुकसान हो जाता है, हमारी तरफ से भी शहादतें होती हैं, अगर वहाँ से भी नुकसान हुआ है जो मेरे सामने नहीं आया, ज़रूर एविडेंस आएगा, तो वो उसको आप फिर किस तरफ आप बैठे। शोएब शाहीन साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू अभी मैंने सुन ली, फिर उसके बाद इनकी बात का मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा क्योंकि इमरान खान वाला एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब शोएब शाहीन साहब, आपका चैनल मेरी बात म्यूट क्यों कर रहा है? मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो बात कर रहा हूँ। सही, मैं वापस आता हूँ उसकी तरफ। शोएब शाहीन साहब, आप बताइएगा, इन दोनों की गुफ्तगू आपने सुन ली कि क्या हुआ 26 की रात को, आपका जवाब क्या है? देखें, मैं एक मुख्तसर से गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, लेकिन चूँकि जो बात तमहीद बांधी गई है ना, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो 9 मई पे आ जाते हैं। मैं ज़रा मुस्लिम लीग नून वाले भाई को ये कहना चाहता हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और उस हमले के जवाब में आपको सज़ाएं हुई। यू आर ए कन्विक्टेड पार्टी। हम लोगों को किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। 4 फैसले आप उठा लें, पिशावर के एटीसी के जज का, सरगोदा और मियांवाली वाले एसटीसी के जज का, लाहौर के हाई कोर्ट के फैसले आप उठा लें और उनमें देख लें कि कौन सी सज़ा किस में हुई है। लिहाजा इस हवाले से आपको ये कहना कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हमले में मुलव्विस हो चुके थे और आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज को कहा कि इसको गैर मुल्क में ले जाओ, यहाँ नहीं उतरने देंगे, जब आपको कहा गया कि इसमें तेल खत्म हो गया, उन्होंने कहा तब भी अगर गिरता है गिरने दो, जहाँ दिल करे ले जाओ, उसके बावजूद आपने उनको वहां उतरने की इजाजत नहीं दी। फिर जिसके जवाब में जो कुछ हुआ वो भी गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, मार्शल्लाह लगा। तो लेकिन हमारे इक़्तिदार के ज़माने में मरियम नवाज और पीडीएम की तमाम जमातें जब यहाँ एहतजाज के लिए आई, हमने फैसिलिटेट किया, किसी के रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं की। बिलावल भुट्टो सिंध से चला, यहाँ डी चौक तक पहुंचा, पंजाब में हमारी हुकूमत थी, किसी को रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं की। मौलाना फजल रहमान ने 2 धरने दिए, वो आए, उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए वाशरूम्स बनाए, उनको खाने तकसीम किए, उनको किसी जगह कोई रुकावटें पैदा नहीं की। अब हम आते हैं कि 24 से 26 तक क्या हुआ। 24 को आपने 23-22 की रात से आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया, तकरीबन 200 अरब रुपए रोज का नुकसान किया। आपने पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया, मोटरवेज बंद, हाईवेज बंद, नेट बंद, आपके मोबाइल्स बंद और सब कुछ आपने वो किया। पहली गोली इन्होंने चलाई है दाऊद खेल में, जब हमारा डीआई खान का काफिला मियांवाली का और क्वेटा के लोग आ रहे थे। अब उसके बाद दूसरी गोलियां इन्होंने सीधी बुलेट मारी हैं, चलाई हैं 26 नंबर चुंगी के ऊपर। तीसरी मरतबा इन्होंने बुलेट चलाई हैं डी चौक के ऊपर दिन के टाइम में। और वो आपने सारी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से 33 फुट से एक नमाज पढ़ते शख्स को नीचे गिरा दिया गया। वो नमाज मुकम्मल करता, आप उसको कहते नीचे उतर जाएं, वरना उसको गिरफ्तार कर लेते। आप नीचे फेंकने का किसको आपने हक दिया? अच्छा, फिर आपने रात को बिजली बंद करके, आपने लाइट्स ऑफ करके जिस तरह कत्ले आम किया है वो छुप नहीं सकता। ये सब हमें छोड़ दें, पूरा मीडिया मौजूद था, डिजिटल मीडिया मौजूद था। आपके अल जजीरा की रिपोर्ट आप उठा लें, बीबीसी की रिपोर्ट उठा लें, द गार्डियन की रिपोर्ट उठाएं, सारा इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है, देखा है और उसको रिपोर्ट किया है। अच्छा, फिर हम मान लेते हैं कि आपकी नेक नियति है कि जी आप हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहते हैं। मुझे बता दें, गाड़ियों ने क्या दहशतगर्दी की थी, उनको तोड़ दिया या आग लगा दी, और वो आपके सामने सारी दुनिया ने देखी है। अच्छा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स को आपने क्यों उनका रिकॉर्ड, उनके रजिस्टर उठा लिए, उनको पाबंदी लगा दी कि कोई ना बात करेगा, ना इंजर्ड ना डेथ्स की रिपोर्ट देगा, ना उसका पोस्टमार्टम आपने करने दिया, बल्कि इनके अपने मिनिस्टर, उसकी अमीर मकाम ये कहता है कि मैंने डीसी को फोन किया और हॉस्पिटल वालों को फोन किया, तब उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंदे की लाश मिली, वरना लाशें नहीं दे रहे थे। और इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं, मैं देने की बजाय मैं सिर्फ इस एक बात और कहना चाहूंगा। मुझे बता दें कि जो सहाफियों को क्यों पाबंदी है कि वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते। मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर जाते हैं और उसके बाद वो जब इंटरव्यूज करते हैं लोगों से, जब वापस आने लगते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, पहले मिसिंग पर्सन में शामिल किया जाता है और उसके बाद आइस डाल दी जाती है। अगर आप में इतनी अखलाकी जरूरत थी, आप कहते हैं कि ठीक है जी, इसने अफवाह साजी की है, हरास पैदा किया है, गलत रिपोर्टिंग की है, आए जी हम पीका एक्ट के तहत मुकदमा कर रहे हैं।
आपने आइस डाल के, दहशतगर्दी के पर्चे डाल के उसके ऊपर असला डाल दिया। और इस सारे तर्ज अमल में आज भी मुझे बता दें कि आज भी हजार सैकड़ों की तादाद में हमारे लोग मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। वो लोग ना जेलों में हैं, ना इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, ना इस वक्त इंजर्ड पर्सन है, क्योंकि हमें तो वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, ना पुलिस उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, और लोग अपने बच्चों को तलाश करते करते थक गए हैं और हमारे से राब्ता करना चाहते हैं और कर रहे हैं बेचारे। अब मसला ब्रेक यह है करीब कि आ गया ये शहर साहब। सियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताए कि भाई इतने बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए। इन्होंने कहा था पहले दिन पूरी 950 शफाफियत होनी चाहिए, पूरी शफाफियत साथ- मामले में कोई भी ऐसा इबाम नहीं होना चाहिए और हॉस्पिटल को भी डाटा रिलीज़ करना चाहिए। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी फैसल वाडा साहब ने इमरान की जान को दरपेश खतरात के हवाले से काफ़ी ज़ोरदार तरीके से जिक्र किया है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब उसका जवाब देंगे ब्रेक से वापसी में। वेलकम बैक। इमरान खान की बहन नलीमा खान, उन्होंने आज उनसे मुलाकात के बाद एक बयान दिया जिसमें यह कहा कि उनकी सेहत ठीक है और उनकी सेहत के हवाले से जितने बयानात थे कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है या उनको कुछ दिया जा रहा है, वो सारे बेबुनियाद हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो वाडा साहब ने अभी गुफ्तगू की उसमें तो कुछ ऐसे इशारे के नायों में ये जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को बहुत ख़तरा है, उनकी सेहत सही नहीं है, कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि कुछ ऐसी सूरत हाल है? ये उनकी पार्टी के बाद लोगों ने भी ऐसी बातें फैलाई, जैसे सूरी साहब उसमें सरफहरिस्त है। जी, इशारों के नाम में तो नहीं, बड़ी डायरेक्ट बात हुई है। देखें, मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब अगर एक बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर वो हैं, तो उनको अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। किसी खातून की आड़ में अगर वो छुपेंगे तो मेरे ख्याल में ये मिसोजिनी होगी और उनको ये नहीं करना चाहिए। वो एक ग्रोन अप आदमी है, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें ख़ुद दस्तखत किए हैं, वो उन दस्तखत के रिस्पॉन्सिबल है, वो तो कैबिनेट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, कैबिनेट के साथ जी, भी जिम्मेदारी भी आई। जी बिल्कुल ठीक है, मगर जो भी उन्होंने ज़िंदगी में किया है उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। और अगर वज़ीर आज़म रहने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि वो दम हो गया या दरूद हो गया, तो फिर उसके ज़िम्मेदार भी वो खुद है। इस वजह से किसी और को ज़िम्मेदार ठहराना मुझे तो अजीब सी बात लगती है, बिलखसूस हमारे यहाँ ज़रा आसान होता है, तो मैं इस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये लगता है कि इफ़ ही इज़ अ स्टेट्समैन ही शुड स्टैंड अप। लेकिन आपके ख्याल में उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं? मैं आ रहा हूँ उधर। ये पहली बात है जी। दूसरी बात यह है कि अगर फैज़ साहब के कहने पे ये सारा खेल हो रहा था तो फिर दम दरूद से तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर तो किसी अगर ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाना की कोशिश की जाएगी तो वो तो दम दरूद से तो नहीं होगा ना भाई। और अगर वो जेल में को मिलने जाता है तो फिर जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जेल की कस्टडी है, तो मैं नहीं समझता कि उनकी जान को कोई ख़तरा है। जब तक तो वो कस्टडी में है तब तक उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात से भी एक होती है, अभी अब सारी जो गुफ्तगू हुई आप जानते हैं कि अभी उनकी बहन ने आज इंटरव्यू दिया है, उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब जाना चाहते थे डी चौक। अली ज़फ़र साहब ने बीबी की कॉज को सपोर्ट किया जी, अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि वो जाना, खान साहब चाहते थे डी चौक जाना। तो जो अगर अली ज़फ़र भी कह रहे हैं, उनकी बहन भी कह रही हैं, वो ख़ुद भी कह रहे हैं, तो फिर सिर्फ उनकी ज़ौजा को ज़िम्मेदार ठहराना तो मुनासिब नहीं। फिर ये खान साहब की कॉल थी कि डी चौक जाया जाए, रेड जोन में जाया जाए, कब्ज़ा किया जाए, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी उनको उठानी चाहिए, वायलेंस की भी उठानी चाहिए। जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया, भाई ने काफ़ी बात की, मैं 9 मई का, आप बाकी चीज़ों का बात करेंगे उससे 9 मई चली तो नहीं जाएगी। तो इसका जवाब पहले ये जो खान साहब की सेहत के ऊपर आपने बातें की और डॉक्टर साहब का जवाब है, डॉक्टर साहब के जवाब में वजन है। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने एक तो सेहत की बात नहीं की, मैंने कहा उनको पागल करार दे रही है उनकी पार्टी के लोग, सूरी, कासिम सूरी। लेकिन आप तो इमरान खान की जान को कहते हैं। मैं तो देखे उन्होंने बहुत ठीक बात की मुसद्दिक साहब ने कि मैं कोई अनाया के नाम में बात नहीं कर रहा, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, दम दरूद और बारूद, ये इससे एक फ्रेज़ है, मीनिंग कि बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी भी इनकी है, लेकिन उस जिम्मेदारी के अंदर अगर कोई फैमिली मेम्बर करता है और मेरी विलिंगनेस है उस खाने को खाने की या पीने को खाने की, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी फिर उस खातून और मेरे बीच में, मेरी बीवी और मेरे बीच में। आपका इस बात पे इसरार क्यों? मैं उसकी वजह नहीं समझ पाया। मेरा इसरार इसलिए है कि मैं देखे ना, अभी तक जो सारे 18 से लेकर आज तक इक़दाम हुए
उसमें इमरान खान की सियासी तबाही हुई है नहीं हुई है, जो मैं आपसे कह रहा था, मैंने तो नहीं पार्टी को करार दिया ना पागल खाना, या मैं तो बेईमानी कर सकता लेकिन हूँ। आपने कहा कि उसको पैगाम कौन दे रहा था? डॉक्टर साहब ने राइट ही पॉइंट आउट किया कि जो पैगाम दे रहा था जिम्मेदारी तो फिर उसकी है। सर मैंने तो आपके इब्तिदाई में कहा कि सर 190 मिलियन के ऊपर साइन तो इमरान खान साहब ने किए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की 28 साल की हिस्ट्री भी तो मैं नहीं जाने दूंगा ना। एक आदमी को एक चीज़ की आदत नहीं थी, वो आदत, मैं तो नहीं कह रहा कि उसने साइन किया है तो उसको जिम्मेदार आपके नहीं ख्याल में है। अब इसकी आउटकम क्या होगी? वे फॉरवर्ड क्या है इमरान के लिए? इमरान के साथ खान साहब के साथ वे फॉरवर्ड, ना मुझे उनकी सजा से मतलब है, ना मुझे उनकी पीटीआई से मतलब है। मेरे साथ सब भाड़ में जाए, मेरे लिए अभी भी उनका कंसर्न उनकी जान 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 है। दैट इज इट, शोएब शाहीन नथिंग शॉर्ट ऑफ साहब, दैट। आपको भी लगता है कि इमरान खान की जान को खतरा है पार्टी के अंदर से या फैमिली से? ये तो बराह रास्त उनकी अहलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। देखिए, मैं उनकी अहलिया के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। इन कठपुतलियों के पास इमरान खान का जवाब नहीं है। इमरान खान का कद काठ इतना बड़ा हो गया है कि ये सारे उनके नज़रों में बोने हैं। अब मसला ये है कि उनके ऊपर कातलाना हमले तो हुए, उनको गोली लगी, आपके सामने ही है। उसके अलावा भी कई किस्म के ज़राए और तस्दीक करते हैं कि उनके ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन उनको बीवी से, घर वालों से, पार्टी से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अगर कोई ख़तरा हो सकता है तो इन कठपुतलियों से हो सकता है। और मेरे पास तो कोई ऐसी लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है एक मैं शोएब कहूँ साहब, कि इस जो कासिम आपको सूरी पता ने है, जो वहाँ से ट्वीट्स की बाहर से, कासिम सूरी ने जो वो ट्वीट्स की गलत और थी। उसका वीडियो स्टेटमेंट भी देखें, एक है, एक क्लिप बात भी है, मौजूद है। एक बात है कि उन तक किसी भी जरिए से इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई। उसी दिन हमने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की और हमने इलामिया जारी किया कि अननेसेसरी कोई भी ऐसी बात ना करे। हाँ, हमारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं जो हाई कोर्ट के हुक्म से और एंटी टेररिज्म कोर्ट के हुक्म से होनी थी, वो 12-13 दिन बंद कर दी गई। तो लिहाजा हमें तशवीश है उनकी ज़िंदगी, सेहत, सलामती के मुतालिक, जो कि हमने मुतालबा किया कि हमारी मुलाकातें कानून और आइन की नज़र में कराई जाएं, क्योंकि जो भी मुल्ज़िम होता है, खा वो जुडिशल कस्टडी में हो, खा वो फिजिकल कस्टडी में हो, वेर एवर ही इज़, खा वो थाने में हो या जेल में हो, उनसे उनके वकील की मुलाकात, उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात किसी सूरत डिप्राइव नहीं कर सकते। तो हमने ये वाला इलामिया जारी किया था, बाकायदा पूरे मीडिया को भी दिया था। लिहाजा किसी एक बंदे ने कोई बात की है तो हमने उसकी तस्दीक नहीं की, हमने उसकी तरदीद की है और साथ हमने ये कहा है कि हमें तशवीश ज़रूर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए। जब मुलाकात हुई तो हमने बताया कि उनका अखबार बंद, उनका टीवी बंद, उनके ऊपर पाबंदी, उनको बाहर आने नहीं दिया गया, उनके साथ जो सलूक जेल में उनके साथ अच्छा नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने वो बातें सारी बताई हैं, बाकी जो सच है हमने वो इन्फॉर्म किया है। देखें, बात ये है सिंपल, ब्रेक आज ब्रेक आपको ब्रेक ब्रेक पाकिस्तान का है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, लास्ट सेगमेंट है, आप दोनों से अब हल भी चाहिए तो तजवीज़ करिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सड़कों से ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। 20 जनवरी को जो वाशिंगटन में चेंज है और वहाँ जिस तरह की आपको नज़र आ रही है कि जो वजारतों या की पोजीशन पे लोग सामने आ रहे हैं, तो हमें यहाँ से लेकर 20 जनवरी तक अपने घर के मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए नदीम मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल बचा है और ये इस तरह मामला चल भी नहीं सकता, ना इसकी हैंडलिंग सही हो रही है, ना इसको दोनों तरफ से पानी की तरह रास्ता निकालने की ज़रूरत है। और सियासत का काम ही है कि रास्ता निकालना, रिजॉल्व करना या मुखालिफ को थकाना, ना कि हाँ एक छत्ते के साथ झगड़ा करके एक तमाशा गिरी कर दे। 500 आदमी बुलाते हैं, 500 घंटे लगाते हैं, 5000 आदमी लाते हैं, 5000। आपके ख्याल में वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड जो अभी इमरान खान साहब ने एक स्टेप पीछे होके असेंबली और बातचीत की बात की है, बातचीत इनसे होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के पास अभी है। 18 में हम पॉपुलर थे, मैंडेट हमने भी चुराया था, मैंडेट इन्होंने चुराया, ये अनपॉपुलर है, तो मैंडेट तो किसी ने कोई वापस नहीं किया। 18 में हमने नहीं किया था, ये भी नहीं किया जब तक धक्का मारे कोई निकाला। आपकी भी चोरी वाली थी, इनकी भी चोरी वाली? हमारी पॉपुलर थी लेकिन चोरी थी, हमारा भी आरटीएस बैठ गया था, ठीक है सर, तो हमें भी वो फ़ायदा हुआ था, सच बोलना चाहिए। और हम पॉपुलर थे, ये पॉपुलर नहीं है, इनका भी चोरी का मैंडेट है, तो चोरी का मैंडेट कभी कोई वापस तो करता नहीं है जब तक धक्का देकर निकाला रहा है। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ जी वाहिद हल इसका जो है वो डायलॉग है। बिल्कुल सही। टू दैट एक्सटेंट मेरे ख्याल में हम सब एक ही बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब वाकई अगर ये बात उनको समझ आ गई है कि क्योंकि वो ये इलेक्शन लड़के आते हैं तो पार्लिमान को अपहोल्ड करना, पार्लिमान में बैठ के गुफ्तगू करना, सियासी जमातों से बात करना, उसके ज़रिए हल तलाश करना, अगर वो इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं तो पार्टीज़ तो हमेशा से तैयार हैं।
अब बात यह है कि अब वो कब दोबारा कहेंगे कि मैं तो सिर्फ उससे बात करूंगा जिसके पास ताकत है, मैं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। नहीं करेंगे ना एस्टैब्लिशमेंट वाले सर, जी, मैं तो नुक्ता नज़र अपना दे रहा हूँ कि अगर खान साहब इसरार करेंगे, हम दीवार से तो बात कर नहीं सकते, बाकी खान साहब की पार्टी में किसी और से बात हो भी नहीं सकती है। तो खान साहब तो बंदे भेजते हैं, बात करते हैं, हमसे भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी बंदे भेजते हैं, फिर बाद में कहते हो तुझे किसने कहा था जाने के लिए। तो ऐसे तो नहीं बात हो सकती ना। अभी एक इनिशिएटिव था ये धरने से पहले सर, जिसमें मोहसिन नकवी और बेशतर गौहर और अली मीन आपस में एंगेज कर रहे थे। आई थिंक उसको आपको रिवाइव करना दोबारा देख लीजिए ना, आप पार्टी के अंदर की सिचुएशन अभी की देख लें, आज की गुफ्तगू का सिर्फ आप अहाता कर लें। किसी को नहीं पता कि अलीमा खान साहिबा जो कह रही हैं वो सही है, गौहर बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं वो सही है, हमारे दो सलमान राजा साहब जो कह रहे हैं वो सही, यानी जितने लोग हैं उससे ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो खान साहब को कोई वहाँ पे ये को दरवेश को समझाए कि कोई भाई अगर बात करनी है तो कोई एक एजेंट ऐसा जिसमें क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी फिर कॉन्वर्सेशन के साथ आप अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार हों। अगर आप डक एंड डॉज की पॉलिटिक्स खेलते ही चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा और इस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करूंगा और इनसे नहीं बात करूंगा, इनके पास बंदे भेजूंगा, फिर ऐसे नहीं। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए हुकूमत की और पीटीआई की। वाडा साहब बिल्कुल लास्ट मिनट है, आप और बिलावल मुलाकात कर रहे थे, तो इट इज़ रिगार्डिंग द करंट पोलिटिकल सिचुएशन या आपका कोई ज़ाती उसमें पोलिटिकल एजेंडा? ज़ाती तो कुछ नहीं होता। देखें जी, बिलावल साहब के साथ जहाँ हुकूमत की बात हुई, 26वीं तरमीम की बात हुई, जहाँ गवर्नेंस की बात हुई, जहाँ सिंध से प्रोग्राम रिलेटेड बात हुई, जो प्रोग्रेसिव बात थी, वहाँ मैंने इमरान खान साहब वाली जान से खतरा वाली बात भी की। और उसका रीज़न भी ये है कि वो बिलावल का क्या ख्याल है कि इमरान की जान को खतरा है? बिलावल साहब एक ऐसा आदमी है जिससे एब्जॉर्ब किया है, उनकी माँ की शहादत हुई है, उनके मामू की हुई है, उनके नाना की हुई है, उनके वालिद 14 साल कैद रहे हैं। तो जितना एब्जॉर्प्शन उनके पास है, जो ज़ीरक सियासतदान आज हैं, बीइंग सो यंग, उनकी बड़ी मेच्योर पॉलिटिक्स है, ठीक है, उन सब ज़ीरक से ज़्यादा मेच्योर है और इतना सब कुछ उन्होंने सहा है, झेला है अपने घर के अंदर। तो नेचुरली उनका कंसर्न था। उन्होंने कहा किसी की जान का भी कंसर्न जो है वो इंपॉर्टेंट कंसर्न है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए सर, इस ट्राइका के अंदर मैंने तो ये कहा था कि मैं बिलावल साहब पास जाऊँगा, क्योंकि वो फर्स्ट चक्कर आप कल डॉक्टर साहब के पास भी लगाए ना। मैं अपने काब्जे में हुकूमत के पास भी जाऊँगा, मौलाना साहब के पास भी जाऊँगा, मैं एमक्यू के पास भी जाऊँगा। मैं अब 15 के बाद बैरून मुल्क जा रहा हूँ, बहुत सारे मुल्कों के दौरा कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं ये चीज़ें रखूँगा। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना, मैं पीटीआई में जा रहा हूँ। फैसल वाडा साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और शुएब शाहीन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।